एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर एनपीओ क्लास 12 अकाउंटेंसी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की दो साइड्स होती है। एक साइड को आप कहते हो एक्सपेंडिचर, एक को कहते हो इनकम। एक्सपेंस को आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड में और इनकम को आप रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये फॉलो करता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि फीस कलेक्ट इंक्लूडिंग, यानी कि आपकी एनपीओ ने करंट ईयर के अंदर 3,80,000 रुपए का फीस रिसीव करा है। लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन साफ ये दे रखा है कि इस 3,80,000 जो फीस जो रिसीव कर रही है ना, इस 3,80,000 रुपये में आपका 80,000 रुपये फीस जो है वो आपका प्रीवियस ईयर का है। और आपको पता है कि अच्छे से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम और सिर्फ करंट ईयर के खर्चों को ही रिकॉर्ड करते हैं। वैसे आपने 3,80,000 रुपये रिसीव करा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस 3,80,000 में आपका 80,000 रुपये प्रीवियस ईयर का है। यानी कि तो आप इस 80,000 रुपये को इस करंट ईयर की आप इनकम नहीं मानोगे। यानी आप जब आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो फीस का नाम का आप कितना दिखाओगे? आप फीस का नाम का आपको इस 3,80,000 रुपये में आपको 80,000 रुपये को हटाना पड़ेगा। ये तो आपकी फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है फी आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000 रुपये। फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000 रुपये का मतलब यह है कि करंट ईयर में आपकी एनपीओ को 10,000 रुपये का फीस नहीं मिला। इसका मतलब यह है क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका फॉलो करता है एक्रूल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, जो ये कहता है बेशक आपने कैश रिसीव करा हो या ना करो, इससे हमें मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है क्या इनकम इस साल की है। तो बेशक ये 10,000 रुपये का फीस आपने रिसीव नहीं कर पाए, लेकिन इनकम तो इस साल की है नहीं, वो सर्विस आप इस साल दी है ना, तो इसको 10,000 रुपये को आपको अपनी इनकम माननी पड़ेगी। यानी आपको पहले क्या करना है, पहले आपको 3,80,000 रुपये में जो 80,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर का फीस जो आपने करंट ईयर में रिसीव कर लिया, उस प्रीवियस ईयर के अमाउंट को आप हटा दोगे। ठीक है, 80,000 रुपये आप माइनस कर दोगे, 3,80,000 में माइनस कर दोगे आप 80,000 रुपये, तो आप पहुंच गए 3,00,000 पे। उसके बाद जो 10,000 रुपये का फीस जो आपका इस करंट ईयर में जो आपका आउटस्टैंडिंग रह गया था, जिसे आप इस साल रिसीव नहीं कर पाए, उसको आप ऐड कर दोगे अपनी इनकम में। यानी कि 3,10,000 रुपये, यानी कि 3,10,000 रुपये एक्चुअली में आपकी इस करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, 3,10,000 रुपये आपकी एक्चुअल में इस ईयर की करंट इनकम मानी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। ठीक है, अब एडजस्टमेंट नंबर 3 ये कह रहा है कि सैलरी पेड, यानी कि आपकी एनपीओ ने अपने स्टाफ को 28,000 रुपये की सैलरी पे करी है। एडजस्टमेंट नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे साफ ये बता रखा है कि इस 28,000 की सैलरी में 3,000 रुपये का सैलरी का अमाउंट आपका प्रीवियस ईयर का था। यानी कि प्रीवियस ईयर का 3,000 रुपये की सैलरी आपकी एनपीओ ने इस साल पे करा है। तो क्या इस 3,000 रुपये के खर्चे को क्या आप इस साल का खर्चा मानोगे? नहीं, क्योंकि ये खर्चा आपका प्रीवियस ईयर का था। बेशक आप पेमेंट इस साल कर रहे हो, लेकिन खर्चा आपका प्रीवियस ईयर का है। तो इसको आपको, यानी जो इस 28,000 रुपये में जो आपका 3,000 रुपये जो आपने प्रीवियस ईयर का भी जो ऐड कर रखा है ना, उसको आप निकाल दोगे। क्यों निकालोगे? क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की इनकम और सिर्फ हम करंट ईयर के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, और इसमें 3,000 रुपये आपका प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर भी ऐड है। हम क्या करेंगे, इस 3,000 रुपये को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये आपको हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 भी आपका इसी से लिंक है। इसमें ये कह रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 1,000 रुपये, यानी कि पेमेंट, यानी आपकी फॉर्म ने 1,000 रुपये की पेमेंट नहीं करी, आपकी एनपीओ ने 1,000 रुपये की सैलरी की पेमेंट नहीं करी, यानी आपका आउटस्टैंडिंग है। बेशक पेमेंट नहीं करी, बेशक करंट ईयर में 1,000 रुपये की पेमेंट नहीं करी, लेकिन खर्चा तो इस साल का है ना, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। यानी अब क्या करना है, दो काम करने हैं। पहले जो आपने 28,000 की जो सैलरी पे करी है और उसमें आपका 3,000 रुपये जो प्रीवियस ईयर का भी था उसको आप हटा दोगे, यानी कि आप प्रीवियस ईयर का खर्चा आप हटा दोगे, एक्सपेंस हटा दोगे। हटा दिया तो आप पहुंच गए 25,000 रुपये पे। और आप 25,000 में क्या करोगे, 25,000 रुपये में जो आपका इस साल का जो 1,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग जो रह गया ना, उसको आप ऐड कर दोगे।
यानी कि आपका 26,000 रुपये का खर्चा माना जाएगा इस साल का, यानी कि सैलरी आपका सिर्फ 26,000 रुपये का इस साल का पेमेंट माना जाएगा, एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 12,000 रुपये, 3,000 रुपये, तो इसे आप दिखा दोगे आप 3,000 रुपये पेमेंट कर, यानी आपका खर्चा है तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। फिर आपका टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये भी आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। फिर देखा मीटिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सारे आपके एक्सपेंस आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, जितनी एक्सपेंस दिखा दो एक्सपेंडिचर साइड में। फिर आपको दे रखा है परचेज ऑफ बुक एट पीरियोडिकली इंक्लूडिंग 90,000 फॉर परचेज ऑफ बुक, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी एनपीओ ने परचेज करा है बुक्स एंड पीरियोडिकली 29,000 रुपये में, और इस 29,000 रुपये में 19,000 रुपये की आपने बुक्स परचेज करी है। और मैं आपको बता दूं, बुक्स का परचेज करना एक कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो करंट ईयर का खर्चा और करंट ईयर का इनकम, और दूसरा जो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है। जबकि 29,000 रुपये में से 19,000 रुपये आपने परचेज करा है बुक्स, और ये जो बुक्स परचेज करना आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस 19,000 रुपये को आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो नहीं करोगे, इसे आप शो करोगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये आपका कैपिटल नेचर का है। हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू नेचर की चीज़ों, यानी जो 29,000 की जो आपने पेमेंट जो करी है ना, यानी जो खर्चा जो हुआ है उसमें से आप 19,000 रुपये को आप हटा दोगे, यानी कि सिर्फ 10,000 रुपये जो होगा ना, सिर्फ 10,000 रुपये आपका माना जाएगा इस साल, यानी 10,000 का खर्चा आपका दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को। आगे कह रहा है कि रेंट पेड 10,000 रुपये, यानी कि आपकी एनपीओ 10,000 रुपये का रेंट पे करना है, तो कहाँ आ जाएगा आपका पेमेंट साइड में आ जाएगा रेंट पेड 10,000 रुपये। उसके बाद आपको दे रखा है पोस्टेज एंड टेलीविजन, ये आपका खर्चा है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट साइड में। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे पेमेंट साइड में। उसके बाद आपको डोनेशन रिसीव, आपकी एनपीओ डोनेशन रिसीव कर रही है तो कहाँ पे आ जाएगा, ये इनकम साइड में आ जाएगा, डोनेशन 20,000 रुपये। उसके बाद जब आप सारी जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपका लास्ट में आई थिंक आएगा सरप्लस। देखो, जब आपकी इनकम साइड ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर के साइड से, तो उससे हम कहते हैं सरप्लस, जो आपका आया है 2,26,000 रुपये। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था TS अग्रवाल का क्लास 12।